जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ जो भी हमारे करंट अफेयर के डेडलॉक रह गए होंगे उसको मैं कवर कर दूंगा। और मैं आपसे एक ही उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ सीखें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। इस चैनल का एक ही मोटिव है कि कोई भी डिफेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो ओपला डिफेंस अकेडमी आपके लिए क्या लेके आई है, एक मौका लेके आई है कि आप करियर डिफेंस एग्जाम में बना सकते हो। मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होगे, कुछ नई जानकारी आपको मिल रही होगी। और उसी के साथ माय नेम इज रोहित रानवे, जो कि आपको यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और सीएपीएफ जैसे एग्जाम्स में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कोई भी डाउट हो मुझसे तो एक चीज करना है आपको, बेसिकली आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी पर्सनल डाउट है, पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, आपको, तो बेसिकली आप मुझे इस पे जुड़े, तो इट्स माय व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, आपको बस इस पे मुझे टेक्स्ट करना है, आगे आपको हमारी टीम रिप्लाई कर देगी और मैं खुद आपसे जुड़ूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, एनडीए चाहे सीडीएस चाहे सीएपीएफ, कोई भी इंफॉर्मेशन, ऑल डिफेंस एग्जाम आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि आपको अवेयरनेस मिले। मैंने जर्नली देखा है बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या नहीं है। जैसे कि एनडीए का एग्जाम है, एनडीए का 900 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको मैथ्स एक सेपरेट पेपर है, 120 क्वेश्चन होते हैं, 2.5 नंबर का एक होता है, तो 300 मार्क्स का पेपर आपका मैथ्स होता है। उसके बाद आपका गेट होता है, गेट में बेसिकली इंग्लिश होता है और जीएस का सेक्शन होता है। तो इंग्लिश आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, इंटू 4 कर लो तो 200 हो गया। और जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं, इंटू 4 कर दो तो आपका हो गया 400, तो कुल मिला के हो गया 600। ठीक है, तो 600 और 300 कुल मिलाकर 900 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एसएसबी। जो एसएसबी होता है बेसिकली 900 मार्क्स का होता है। इट्स ऑल्सो अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द एस्पिरेंट्स, उसकी भी गाइडेंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली हमसे जुड़ना है। और आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है, वो आपकी इच्छा है, डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ सब आप अप्लाई कर सकते हो। आप कोई से भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, आप इजीली क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। यूएई लॉन्च न्यू जनरेशन एआई ओपन सोर्सेज फाउंडेशन। ठीक है, तो यूएई ने, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट ने एक नई टेक्नोलॉजी लाई है। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट ऑफ यूएई हैज लॉन्च फाल्कन फाउंडेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट टू एडवांस ओपनिंग सोर्स जनरेशन ऑफ एआई मॉड्यूल। ठीक है, इसको खर्चा कितना लगा, 300 मिलियन, फंडिंग फ्रॉम टीआईआई, टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट, टू प्रोग्रेस डेवलपमेंट ऑफ ओपन सोर्स generative AI module through the collaborative initiatives. Falcon Fountain leverage home grow Falcon AI model, creating open ecosystem for stakeholder, developer, academics एंड इंडस्ट्री प्लेयर टू कंट्रीब्यूट द बेनिफिट। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल हमारे सामने आया है कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता है और आपको चीजें पता चल जाती है। तो एआई फ्यूचर है हमारा, बट आपको ये भी सोचना है, इसके प्लस भी है और इसके माइनस भी है, तो हमको दोनों चीज पे सोचना चाहिए और बात करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जनरेशन एआई, जनरेटिव एआई refer to category of artificial intelligence that create new content like text, images, video, ठीक है ना, text, images, video, audio and scratch basis identify pattern, training data rather than simply categorize information। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग जनरेटिव एआई आपको बहुत सारी चीजों में हेल्प कर सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियो में। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ जनरेटिव एल्गोरिथम एंड चैटबॉट्स, एआई इमेज एंड वीडियो जनरेशन, म्यूजिक कंपोजिशन, तो सब कुछ हो सकता है, बट इसे क्रिएटिविटी नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है एआई सब कुछ है बट एआई क्रिएटिविटी तो नहीं दे रहा है ना आपको, ठीक है, वो तो एक लॉगरिथम बेस पे काम कर रहा है। बिल्डिंग कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क,
The Falcon Foundation aim to construct collaborative framework for continuously training, testing and enhancement of open source generative models. ठीक है, तो आबू धाबी एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल एम टू डेमोक्रेटाइज एआई डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस ओपन कोलैबोरेशन। तो आबू धाबी भी इसके अंदर कोलैबोरेट कर रहा है और ये चाह रहा है कि आगे इस तरीके के और टास्क हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, गाइडलाइन फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन यूज इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। हाइड्रोजन गैस का यूज होना बहुत अच्छी बात है, इससे हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट हैज कम आउट फॉर गाइडलाइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग पायलट प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। द गाइडलाइन हैव बीन इशूड बाय द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। The detailed guidelines were for understanding pilot project access different vehicle segment like car, buses, truck और green hydrogen fuel cell technology, storage infrastructure and refueling protocol। तो हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इकोलॉजी की तरफ से ये मांग भी है अभी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारी खत्म हो रही है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट का जो चेंज है हमारी सोसाइटी में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा सोर्स आपके सामने आ रहा है जिसकी वजह से आप रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ बढ़ सकते हैं। व्हाट इज अ ग्रीन हाइड्रोजन? सबसे पहली बात यही है, ग्रीन हाइड्रोजन रेफर टू द splitting water into the hydrogen and oxygen renewable energy sources like solar or the wind। तो हाइड्रोजन एक ऐसी रिसोर्स बोल सकते हैं जो कि वाटर को स्प्लिट कर रही है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसे हम रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स बोल सकते हैं। At its generation without any greenhouse gas emission, green hydrogen is considered as ideal zero pollution future fuel। क्या बोला जाता है? आइडियल जीरो पॉल्यूशन फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है। 2023 द सेंट्रल लॉन्च द एम्बिशन नेशनल नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन टू बूस्ट प्रोडक्शन utilization and the export of green hydrogen। The mission could target a hydrogen productivity in 5 million metric ton per annum by 2030। आपसे पूछा जा सकता है हमारी मिनिस्ट्री का क्या टारगेट है, तो 5 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम 2030 तक। अभी क्या है, 60 to 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइसिस इंस्टॉलेशन। बजटरी भी इस साल का जो लाया गया है वो 19,744 है। अदर फीचर्स क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इनिशिएटिव द मिनिस्ट्री पायलट प्रोजेक्ट रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल वगैरह हो गया। दूसरी, दिस पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड द हाईवे। ठीक है, इसमें कोलैबोरेशन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू स्कीम इंप्लीमेंट एजेंसीज ऑफ द स्कीम्स। ठीक है, किस किस में यूज होगा? बसेस में, ट्रक में, फोर व्हीलर में। और हम ये देख रहे हैं कि ट्रस्ट टू द स्कीम सपोर्ट टू डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हाइड्रो एनर्जी बेसिस। ठीक है, आई होप सो इट विल क्लियर ऑल दिस पॉइंट। जापान लॉसेज एज अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द जर्मनी। तो हमारा नंबर क्या है? आपको रिसर्च करना है, हमारी इकोनॉमी कितनी है आपको रिसर्च करना है। ठीक है, जापान इकोनॉमी स्लिप होने का मतलब पहले ये थर्ड पे थी, अब फोर्थ पे पहुंच गई है। वर्ल्ड की सबसे मतलब ज्यादा इकोनॉमी में चौथा नंबर आ रहा है। इकोनॉमी पावर ऑफ जर्मनी, जर्मनी ऊपर आ गया है। चाइना फर्दर सीमेंटिंग द सेकंड पोजीशन एंड यूएसए रिमेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। मतलब फर्स्ट कौन हो गया? यूएसए, दूसरा चाइना, तीसरा आपका क्या बोलते हैं जर्मनी, और चौथा उसके बाद जापान। ठीक है ना, तो आप इंडिया का पोजीशन बताना। As per analysis, number highlight how the Japanese economy gradually lost competitiveness and the population shrink, Japanese people age and the fewer children। तो बेसिकली ये भी एक कंसर्न बताया जा रहा है कि जापान की इकोनॉमी श्रक होने की वजह से, या जापान की इकोनॉमी श्रक क्यों हो रही है, उसका एक रीजन है उसकी ओल्ड एज पॉपुलेशन। The International Monetary Fund (IMF) in October last year had forecast that Germany was likely to overtake Japan
वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मेजर्ड बाय द यूएस डॉलर। ठीक है, चाइना एंड यूएसए रैंकिंग, मीनवाइल चाइना रिटेन सेकंड प्लेस, 19 ट्रिलियन जीडीपी है। ठीक है, कितनी जीडीपी है चाइना की? 19 ट्रिलियन। और उसके बाद यूएसए 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। ये बहुत बड़ा इकोनॉमी डिफरेंस है। और स्लाइडिंग टू द फोर्थ स्पॉट वी हैड जर्मनी एंड जापान, एशिया लार्जेस्ट इकोनॉमी। आपको बस यही बताना है इंडिया की इकोनॉमी क्या है, आपका क्वेश्चन है इंडिया की इकोनॉमी क्या है और कौन से रैंक पे। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, बीमा सुगम इंडिया इंश्योरेंस ई मार्केट प्लेस। अब इंश्योरेंस भी बेसिकली ई मार्केट प्लेसेस पे आने लगा है, मतलब प्लेटफॉर्म ई इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे आने लगा है। कौन रेगुलेट करता है? इरिडिया, IRDAI, एरिडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इशूड ड्राफ्ट रेगुलेशन बीमा सुगम। तो पूछा जा सकता है बीमा सुगम किसने लॉन्च किया है? तो इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। सर्व एज अ ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस ऑल स्टेक होल्डर। इसके फीचर्स क्या है? नॉन प्रॉफिट स्टेटस होगा एज पर 2024 रेगुलेशन। बीमा सुगम इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 कंपनीज एंड नॉन प्रॉफिट विद द फोकस ऑफ पब्लिक सर्विस ओवर प्रॉफिट एंड शेयर होल्डर रिटर्न। तो ये आपसे कोई प्रॉफिट नहीं लेंगे, बट हाँ कुछ छोटे चार्जेस हो सकते, हाँ लिखा है, पर जीरो चार्जेस भी लिख रहा है साथ में, तो ये भी अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट, बीमा सुगम कैनॉट चार्ज कंज्यूमर एनी फीस अवेलिंग सर्विस इन द प्लेटफॉर्म। बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप चाहो कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हो यहां से, इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, दूसरी चीज, रेवेन्यू कुड कम फ्रॉम द सोर्स इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी। डाटा प्राइवेसी भी आपको मिलेगी, इट कैन नॉट स्टेट कस्टमर डाटा, ये आपका डाटा भी नहीं रखेगी। प्रिवेंटिंग मिसयूज, द बोर्ड मस्ट हैव डाटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन बिल इंश्योरिंग सिक्योरिटीज। तो इससे बहुत अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहां आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बीमा निगम से जुड़ सकते हो, और बहुत सारी फैसिलिटीज और प्रोवाइड करी जा रही है। नेक्स्ट, two member of the company board while appoint a chairman and a CEO. The appointment will have prior regulatory approval. The board also has the risk management committee. जैसे sustainable finance, shareholder could infuse capital if needed. Revenue model ensures self-sufficient over time by value generation. बस शेयर मार्केट में होता है जनरली, शेयर मार्केट में क्या होता है, आप मनी को इंडल्ज करते हो, कुछ समय बाद उसके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, उसी बेसिस पे ये काम करेगा। बेनिफिट ऑफ मार्केट प्लेस, बीमा सुगम इंटीग्रेटेड इंटायर इंश्योरेंस इकोसिस्टम इन अ सिंगल पोर्ट। बहुत अच्छी बात है, जैसे LIC वगैरह हो गया, HDFC पोर्टल हो गया, ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। वुड मेक द डिस्कवरिंग, कंपेयरिंग एंड परचेसिंग इंश्योरेंस सिंपलियर थ्रू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। आपको 10 कस्टमर के पास जाना नहीं पड़ेगा, 10 जगह फिरना नहीं पड़ेगा, और एक ही जगह पे आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा। इंडिया इंश्योरेंस मार्केट बेसिकली 6 लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट है, 2032 तक हम पहुंच जाएंगे। The life insurance sector in India predict a rate of 12.5%। 2023 में 9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट देखा गया है, जो कि 2027 तक हमको दिखेगा 14.5 लाख, कितना मिलेगा? 14.5 लाख करोड़ 2027 तक हमको दिख रहा है ग्रोथ। ठीक है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी बिजली या जो भी हम बोल सकते हैं स्कीम्स आती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमको पढ़ना पड़ता है। कोई भी डिफेंस एग्जाम रहे वहां आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। 2024 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील एम्बिशियस PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू प्रोवाइड वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ रूफटॉप सोलर पैनल अक्रॉस इंडिया थ्रू द फाइनेंशियल इंसेंटिव। मतलब इसमें क्या होगा, हर घर बिजली पहुंचानी है, पर सूर्य की किरणों से, मतलब सोलर पैनल बिठाना है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम अर्ली अनाउंस बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, 1 फरवरी में जो उनका बजट आया था उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया था। द स्कीम एम टू इंस्टॉल सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम बिठाया जाएगा। homes over coming the year, they could help boost renewable energy while reducing common citizen monthly electricity expense। मतलब जो मंथली एक्सपेंडिचर आ रहा है बिजली का, उसको घटाएगा। द प्रोजेक्ट एस्टिमेट क्या है, 75,000 करोड़ रुपए का है। और आप क्या कर सकते हो,
नेशनल ऑनलाइन पोर्टल पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हो। की बेनिफिट क्या है इसका? कैपिटल सब्सिडी मिलेगी आपको 40% तक, और इंस्टॉल कॉस्ट ऑफ रूफ सोलर इक्विपमेंट एट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन योर अकाउंट। मतलब अगर आपने अपने छत पे ये लगाया है तो आपको 40% तक सब्सिडी देगी गवर्नमेंट, और वो आपके डायरेक्ट खाते में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव करोगे आप, ठीक है, और आप बेच भी सकते हो, ठीक है, 300 यूनिट तक बेच भी पाओगे। स्ट्रीमलाइन ग्रिड कनेक्शन होगा टू कनेक्टिंग रूफटॉप सिस्टम नियरेस्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर ग्रिड टू सिंप्लीफाई कंसिडरेबल। मतलब जो आपका जो ग्रिड है उसको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कनेक्ट भी कर दिया जाएगा, तो ज्यादा बिजली बनेगी तो वो आप उसको सेल भी कर सकते हो। मोनेटाइज फॉर लोकल बॉडीज, कौन कौन सी? अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के वहां भी ये स्कीम को पहुंचाना है, और इंसेंटिव और अवार्ड गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप अगर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के भागीदार बनते हैं तो आपको 40% तक सब्सिडी भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा? बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा। जो आप बिजली बनाएंगे उसको आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया विन प्रेस्टीज गो टेक प्राइज 2024 फॉर रिस्क प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट अवॉर्डेड द एमिनेंट गो टेक प्राइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएई। किसने दिया है? यूएई ने। पूछा जा सकता है इंडिया वॉन द एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज। गवर्नमेंट जो इंडिया की क्यों जीती है? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज डेवलप करी है। और आई इसका फुल फॉर्म बताओ आप जरा, ठीक है, कमेंट में पिन डाउन करो। प्रोजेक्ट दैट यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू ट्रांसफर रोड सेफ्टी, रिकॉग्नाइज मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे टू प्रोडक्ट एनालाइज ऑफ एआई अक्रॉस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रोड और ट्रांसपोर्ट भी एआई को यूज कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रही है। द अवार्ड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द शेख हमदन बिन मोहम्मद। ये क्राउन प्रिंस है दुबई के, ठीक है। कौन है? शेख हमदन बिन मोहम्मद, ठीक है। तो ये दुबई के क्या है? क्राउन प्रिंस है। चलो इसका फुल फॉर्म आ ही गया है। इंटेलिजेंट सॉल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव बिटवीन द इंडियन गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन टू प्रेडिक्ट मॉडलिंग इनटू क्रिएटिव रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग हाईवे एंड सिटी रोड। बिल्कुल, हर साल 1 लाख से ज्यादा मौत हो जाती है हमारे हाईवे रोड एक्सीडेंट्स में, उनको प्रिवेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। की फैक्टर क्या है? ग्रेजुअल एनालाइज फॉर रोड एक्सीडेंट डाटा, आइडेंटिफाई रिस्की, यूज ऑफ मशीन लर्निंग फॉर प्रिडिक्ट इनसाइड एक्सीडेंट प्रोन जोन। बिल्कुल, हमको ये पता लगना चाहिए कि कौन सा ज्यादा प्रोन एरिया है जहां एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं और हमें बचाना है। ट्रैफिक स्टिमुलेटिंग मॉडलिंग टू टेस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, हमको ये भी देखना है जो रोड बन रहे हैं उनका जो लेवल है वो अच्छा है कि नहीं है। दूसरा, विजन जीरो फ्रेमवर्क टारगेटिंग जीरो फैटेलिटीज, मतलब जीरो मृत्यु हाईवे से या रोड से हो, ये हम कोशिश कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटिंग इनोवेशंस जो है आप देख सकते हो, और यही मानना है मेरा कि हर साल 1 लाख से ज्यादा मौत होती है, तो प्लीज हेलमेट तो पहन लीजिए। दूसरी चीज, आपको सेफ्टी रखनी है रोड पे गाड़ी चलाते हुए, और हाईवे जैसे एरियाज में आपको सावधानी से गाड़ी चलानी है, ठीक है। नेक्स्ट, दुबई टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट एयर टैक्सी। बहुत अच्छी बात है, दुबई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुबई पहला कंट्री है जिसने एरियल टैक्सी डेवलप कर दी है। दुबई यूएई शेड्यूल टू 2026 द वर्ल्ड फर्स्ट सिटी वाइड एयर टैक्सी सर्विसेज वेल लॉन्च। की फीचर क्या है इसके? द एयर टैक्सी सर्विस रिजू जॉय एविएशन S4 4 सीटर इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसकी जो स्पीड है 161 किलोमीटर की रेंज होगी, और स्पीड कितनी होगी? 221 किलोमीटर पर आवर की, तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 161, और इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग, और 321 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। जीरो ऑपरेटिंग एमिशन, बिल्कुल अच्छी बात है, इसमें कोई भी धुआं वगैरह पॉल्यूशन नहीं होगा। मिनिमल नॉइस रिलेटिव कन्वेंशन एयरक्राफ्ट लाइक हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से आवाज ज्यादा आती है इसमें,
आवाज नहीं आएगी, नॉइस कैंसिलेशन बोल सकते हैं। वर्टिप्रोट स्टेशन रिक्वायर्ड लेस स्पेस देन ट्रेडिशनल एयरपोर्ट, छोटी जगह चाहिए होगी क्योंकि 4 ही लोगों का है, तो जनरली एक कम स्पेस में काम हो जाएगा। हाई स्पीड है, ठीक है। और दूसरा इनहेंस एक्सेसिबिलिटी एंड पैसेंजर कन्वीनियंस, मतलब हम इससे क्या कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस अच्छा कर रहे हैं लोगों का, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रिवेल कर सके। चलो नेक्स्ट, What are the Druze in the Mongolia? Druze मतलब क्या है? White and the iron Druze in Mongolia are reached to critical level with the over 90% of the country facing high level of risk from unique weather phenomena. मतलब ड्रूम्स इन मंगोलिया मतलब एक ऐसा वेदर फिनोमिना होता है जहाँ जनरली बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगती है और इसके वजह से काफी सारा मौत भी देखने को मिली है। 1,90,000 here households are struggling with inadequate feed, skyrocketing prices and heightening vulnerabilities. ठीक है, तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि ड्यूट्स क्या होता है। एक्सट्रीम विंटर यूनिक है मंगोलिया के अंदर, यहाँ क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाती है टेम्परेचर, हाईली स्नो एंड फ्रोजन ग्राउंड हो जाता है एंड एनिमल फ्रॉम द रीचिंग पेस्चर वो खत्म हो जाता है, मतलब जहाँ घास वगैरह चरते हैं वो भी एरिया खत्म हो जाता है। दे ऑफ्टन ड्राई समर व्हेन द लाइवस्टॉक आर अनेबल टू बिल्ड अप फैट रिजर्व, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि जो लाइवस्टॉक्स होते हैं वो जीवित रहना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मंगोलिया वाला रीजन, और वहां वर्ल्ड का सबसे ठंडा डेजर्ट भी मिलेगा, गोबी डेजर्ट, ठीक है। यूएन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन एशिया पैसिफिक frequency and intensity is 2015 due to worsening climate changes impact of the environment। तो हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड में environment से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें environment को सेव करना चाहिए, ये हमारी प्रायर परमिशन है। आप देख सकते हैं 2,58,000 पीपल इंक्लूडेड है, जिसमें 1 लाख तो बच्चे ही हैं जो कि हैवी स्नो ऑब्स्टिकल रोड को पार करते हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्यून्स आते हैं और ये वाइट और अलग तरीके के होते हैं, जिससे क्या होता है वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको लाइक और शेयर करना है। जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी और या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछी है तो आपको वो कमेंट में पिन करनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करनी है। थैंक यू ऑल।